नमस्कार दोस्तों। आजादी के बाद भारत में कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ। कोई राज्य भाषा के आधार पर बना तो कोई जनसंख्या के आधार पर बना। पर अब जो भारत के अंदर राज्यों की डिमांड की जा रही है वो किसी भाषा के आधार पर नहीं है, ना किसी जनसंख्या के आधार पर है। अगर किसी राज्य की डिमांड की जा रही है तो वो केवल और केवल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जब किसी राज्य के अंदर चुनावी माहौल होता है तब किसी न किसी नए राज्य की डिमांड जो है बड़ा जोरों शोरों से उठने लगती है। चाहे आप झारखंड की बात कीजिए, संथाल परगना की डिमांड होती है। बिहार राज्य की बात करें तो मिथिलांचल की डिमांड होती है और असम की बात करें तो बोडोलैंड की डिमांड होती है। उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 2026 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव होना है और इसी चुनावी माहौल के बीच में एक बार फिर से नए राज्य की डिमांड यहां पर की जा रही है और पश्चिम बंगाल को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा गोरखालैंड। तो आइए जानते हैं इस गोरखालैंड की क्या कहानी है। आखिरकार ये गोरखावासी अलग राज्य क्यों चाहते हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल से ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। तो मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जहां पर जनमुक्ति मोर्चा लिए हुए कई सारी महिला और पुरुष यहाँ पर खड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो अपने सिर पे लिखवा लिया है वी वांट गोरखालैंड। अब अगर हम बात करें तो ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। भारत के मैप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है पश्चिम बंगाल। बस इसी पश्चिम बंगाल की मुंडी काटने की बात की जा रही है और इसकी मुंडी है जिसको कहते हैं गोरखालैंड। अगर गोरखालैंड बनेगा तो इसी के अंदर हमारा चिकन नेक भी चला जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा संवेदनशील मामला है। अब गोरखालैंड की जो डिमांड की जा रही है उसमें मुख्य रूप से कई सारे क्षेत्र को शामिल करने की बात की गई है। जैसे दार्जिलिंग की अगर हम बात करें जो चाय के लिए बड़ा फेमस है, उसकी कुछ पहाड़ियां यहाँ पर काटने की बात की गई है। कालिम्पोंग को काटने की बात की गई है, यानी कि कालिम्पोंग कहाँ होगा, वो हमारे गोरखालैंड के अंदर शामिल होगा। वहीं अगर हम बात करें कार्सियांग की, सिलीगुड़ी की अगर बात करें, जलपाईगुड़ी, दुआर्स, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार, इसके अलावा ऐसे कई सारे छोटे मोटे इलाके हैं और इन सभी को मिला के जो इसका क्षेत्रफल बनेगा वो 7,400 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा बनने वाला है। अब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 लाख लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य दे दो। यहाँ पे टोटल जो है लोग निवास करते हैं 40 लाख से ज़्यादा, यानी कि 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डिमांड यहाँ पर चल रही है और जिसके द्वारा कई प्रकार के आंदोलन किए गए हैं जिसमें आप मान सकते हैं हजारों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आगे मैं आपको एक एक आंदोलन यहाँ बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से इन लोगों ने इसको लेकर लड़ाई लड़ी है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो 40 लाख के तकरीबन यहाँ की जनसंख्या है, जो कि अगर एक राज्य बनेगा तो सिक्किम या गोवा जितना सा बड़ा बनेगा, पर जनसंख्या के आधार पर मणिपुर जितना दिखने लगेगा। तो ये तो रही गोरखालैंड की किस प्रकार का मैपिंग रहेगा। ये रहा पश्चिम बंगाल, ये ऊपर की मुंडी कटेगी तो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि गोरखालैंड की डिमांड अचानक से कैसे उठने लगी। तो ये अचानक से उठने वाली डिमांड नहीं है, इसकी डिमांड काफी टाइम पहले की गई थी। दरअसल जो गोरखावासी हैं वो भारत के नहीं हुआ करते थे। 19वीं सदी के दौरान ये भारत के अंदर आए चाय के बागानों में काम करने के लिए, और ये आए कहाँ से थे, नेपाल से आए, पर ये भारत के अंदर ही बस गए और धीरे धीरे इनको भारत की नागरिकता मिल गई। पर ये भारत में बसे कहाँ, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, और वहाँ बसे जो कि आज पश्चिम बंगाल का इलाका आता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर चलती है बंगाली लैंग्वेज और इनकी आपस में लैंग्वेज को लेकर भी कई बार लड़ाई हो चुकी है। जैसे इनकी लैंग्वेज जो है वो नेपाली लैंग्वेज है मूलतः, और जो बंगाल के अंदर लोग रहते हैं वो बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को लेकर भी कई बार लड़ाई होती है, जिससे इन लोगों को ये बोल दिया जाता है कि तुम भारतवासी नहीं हो, तुम तो नेपाल के हो। और कई सारे लोग इन्हें चिढ़ाने के लिए ये तक बोल देते हैं कि तुम तो चाइना से आए हो। मतलब आप देखिए किस प्रकार से इनके साथ में व्यवहार किया जाता है, जबकि ये एक भारतीय है। अगर पहली बार डिमांड की हम बात करें तो पहली बार डिमांड जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था 1909 के अंदर, मार्ले मिंटो सुधार जब आया था उसी समय ज्ञापन दिया गया था और उस समय डिमांड की गई थी कि हमें तो एक अलग राज्य दे दीजिए ताकि हम हमारी संस्कृति की सुरक्षा कर सके।
हालांकि अंग्रेजों के समय इनकी बात एक प्रकार से भी नहीं सुनी गई। उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा लीडर सामने आता है और लीडर का नाम है सुभाष गिसिंग। सुभाष गिसिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 1980 के दौरान जो है एक पार्टी बनाई गोरखालैंड की डिमांड को लेकर, और इस पार्टी का नाम था गोरखा मुक्ति मोर्चा। 1980 में एक डिमांड जो है बड़ी जोरों शोरों से बढ़ने लगी, छोटे मोटे हड़ताल और छोटे मोटे आंदोलन होने लगे। आंदोलन कई ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे और 1986 से लेकर 88 तक छोटी मोटी हड़ताल चलती रही, पर किसी ने नहीं सुना। 1988 के आते आते एक बहुत बड़ा दंगा यहां पर हुआ, जिसके चलते 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। आप देखिए, एक राज्य की डिमांड करने के चक्कर में इन लोगों के 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के दिल पर क्या ही बीता होगा। तो 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसके बाद में 1988 के अंदर एक काउंसिल बना दिया गया जिसका नाम था DGHC। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार उस समय एक काउंसिल बनाती है, जिससे इनको ये कह दिया गया कि आपकी जो डिमांड है आपकी संस्कृति को बचाने के लिए है, आपकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए है। तो आपके सामने हम एक ग्रुप बना देते हैं, काउंसिल बना देते हैं, उसमें कुछ सदस्य हम बिठाएंगे, आप अपनी डिमांड अपने सदस्यों से कहिएगा और वो सदस्य हम तक पहुंचाएंगे और हम इस बात को कहां पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो DGHC जो बनाया गया था, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना दिया गया और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आंदोलन ठंडा हो चुका था। यानी 1988 में काउंसिल बनी, तब तक सब कुछ सही चल रहा था, पर इनकी डिमांड फिर भी पूरी नहीं की जा रही थी। मतलब इनके जो भी दुखड़े थे ये वहां जाके बताते थे, पर केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, जिसके चलते एक बार फिर से 2007 के अंदर बिमल गुरुंग के द्वारा जो है एक बार फिर से हड़ताल की गई और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो है रैली निकाली गई। याद रखिएगा, गोरखालैंड की डिमांड में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो महिलाओं का है, क्योंकि महिलाओं ने टाइम टाइम पर कई प्रकार की रैलियां यहाँ पर निकाली हैं। तो 2007 के अंदर बिमल गुरुंग के नेतृत्व में GJM बनाया गया, यानी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जिससे लेकर आज पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव भी लड़े जाते हैं, इसको बना दिया गया। उसके बाद में ये डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, पर एक दिन गोरखा वासियों के लिए बहुत ही काला दिन यहाँ पर आ जाता है। काला दिन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये इनके नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदन तमांग। यहाँ पर आपको इनका वास्तविक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये पिक्चर वो है जो कि दिन दहाड़े इनकी हत्या कर दी जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक गोरखालैंड डिमांड के चलते ये नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय इनको मार दिया जाता है 21 मई 2010 के दिन। और ऐसा नहीं है कि ये डिमांड वहां पर रुक गई थी। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद में हड़तालें बढ़ने लगी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उस समय ये कह दिया गया था कि भाई जो आपके द्वारा डिमांड की जा रही है, इनके जो प्रमुख लीडर थे ना, उन सब के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी गई। अब आप जरा नेतृत्व करके दिखाइए। मतलब उनके एक मेन लीडर चले गए और जितने मेन लीडर थे उनके सभी के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा दी गई थी 2010 के अंदर ही। उसके बाद में जो है फिर से 2011 के अंदर ये नए प्रकार का मोर्चा चलने लगा और ऐसी घटना जिनकी हत्या जो है दिन दहाड़े हुई थी, इस प्रकार की घटना जो है लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद जो है इन लोगों ने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा ठंडा रहना होगा। उसी समय पश्चिम बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी उसी समय जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार हुआ करती थी ममता बनर्जी के द्वारा 2011 के अंदर जो है GTA का गठन कर दिया गया। अब इन्होंने बोला कि आपका नेतृत्व करने वाला तो कोई नहीं बचा है, हम जो बोलेंगे वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा इस बात को लेकर खिलाफ रही है कि मैं पश्चिम बंगाल को नहीं टूटने दूंगी, जिसके चलते 2011 के अंदर GTA की स्थापना कर दी गई, यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई, जिसके चलते ये बार बार इस चीज को लेकर दिलासा देने लगी कि भाई आपकी जो भी डिमांड है हम तक आके पहुंचाइए, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, पर अलग राज्य की जो डिमांड है वो हम कभी भी पूरी नहीं करने देंगे। ठीक है भाई, 2011 के अंदर इनके द्वारा जो भी बात रखी गई, गोरखालैंड की डिमांड जो है अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, पर ये डिमांड एक बार फिर से जोरों शोरों से बढ़ने वाली थी। हुआ क्या, 2013 आ चुका था और 2013 के अंदर 30 जुलाई 2013 के अंदर INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम होगा तेलंगाना। और आप सभी जानते हैं 2014 के अंदर इस राज्य का निर्माण कर दिया गया, पर जैसे ही इस राज्य के लिए अनाउंस किया गया उस समय बहुत ज्यादा हड़ताल बढ़ने लगी। अब यह हड़ताल केवल पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं हो रही थी, ये हड़ताल असम के अंदर भी हो रही थी। यानी असम के अंदर
बोडोलैंड की डिमांड बहुत ज्यादा जोरों शोरों से थी। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उस समय इनके द्वारा जो हड़तालें की गई, जो रैलियां निकाली गई थी, उसमें इस प्रकार के फ्लैग का इस्तेमाल किया गया था और इस फ्लैग का अर्थ बताया गया है ग्रीन यानी कि गोरखा, ये व्हाइट जो है जिसमें पर्वत बताया गया है जन मुक्ति, और येलो जो है इसमें इसका बड़ा महत्व है, आगे मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ, जो कि एक प्रकार का मोर्चा है। और यहाँ पर जो है ये व्यक्ति सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद लगातार आंदोलन चलता रहा और 2013 आ चुका था, क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी ने इनको ठंडा कर दिया। 2013 में नए राज्य के लिए प्रस्ताव रखा। उस समय सारी महिलाएं मशाल लेकर सड़कों पर उतर आई और महिलाओं के द्वारा जो है कई प्रकार की बात यहां पर रखी गई। इन्होंने कहा कि हमें अब तो अलग स्टेट चाहिए। जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश से काटकर अलग राज्य बनाया जा सकता है तो फिर हमारी डिमांड तो काफी टाइम से है, हमारे लिए अलग राज्य क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ महिलाओं के द्वारा कहा गया कि गोरखाओं की पहचान संविधान के अंदर भी मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सामने हमारी बात रख सके, ऐसा चुनावी माहौल भी हमें यहाँ पर चाहिए। और खास करके गोरखा जैसे ही नाम आता है, ये लोग हमें मूल तौर पर विदेशी तक बोल देते हैं, यानी कि नेपाली या फिर चाइनीज बोल देते हैं। तो ये कम से कम इन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम विदेशी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, और बहुत प्राउड फील करके इस बात को बोलते हैं कि हम तो भारतीय हैं। इस प्रकार का जो है मोर्चा निकाला गया, फिर भी किसी ने सुनने का नाम नहीं लिया। 2017 आ चुका था और 2017 में एकदम फिर से जो है ये हड़ताल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, और इस बार की जो हड़ताल थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। 2017 के अंदर जो है कई सारे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी थे जो गोरखा की डिमांड करते हैं, वो सब सड़कों पर उतर आए, हाथों में दिए और मोमबत्ती लेकर घूम रहे थे, किसी के हाथों में मशाले थी। और उसी दौरान जो है ये हड़ताल सबसे लंबी हड़ताल चली, यानी कि 100 दिनों तक ये हड़ताल चली, जिसके चलते गोरखालैंड के क्षेत्र में जो है कर्फ्यू तक लग गया, इंटरनेट बंद करना पड़ा, यहाँ तक कि सीआरपीएफ तक को तैनात यहाँ पर कर देना पड़ा। आप देख सकते हैं। और इसी दौरान जो है कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और इनका तो देश के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका पिक्चर देखते से ही आपको याद आया होगा गोरखा रेजिमेंट, जो कि भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक है। आप अगर इनके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल है और ये कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और किस किस प्रकार के कारनामे करते हैं, जरूर से लिखिएगा। तो ये जो गोरखा रेजिमेंट है ये अब से नहीं बनी हुई है, ये रेजिमेंट बहुत टाइम पहले बनी थी, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। और उसी दौरान चाय की फसलों के लिए खासकर इन्हें लाया गया था, और बाद में ये सेना के अंदर भर्ती हुए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ये भारतीय सेना के अंदर आज भी वर्क करते हैं। और इनके लिए स्पेशली एक रेजिमेंट बनाई गई है जिसको कहते हैं गोरखा रेजिमेंट। ये देख सकते हैं कितने खतरनाक दिख रहे हैं देखने में भी। इसके साथ ही लगातार ये डिमांड बढ़ती रही, और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बिमल गुरुंग और अनिल थापा, जो कि जीजेएम पार्टी से भी आते हैं, और इन्होंने भी कई बार ये डिमांड उठाई है कि भाई अलग राज्य तो बनाओ, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तब आके नेता बोल देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे डिमांड को पूरा करेंगे, नए राज्य को भी बना देंगे, पर कोई बनाता नहीं है। इसीलिए जब कभी राज्य बनाया जाए तो राज्य तो बनाइएगा ही, इसके साथ ही इस राज्य को 6ठी अनुसूची के अंदर भी डाल दीजिएगा, जो कि मुख्य तौर पर अभी मेघालय को, मिजोरम को, त्रिपुरा को और असम को ही डाला गया है, उसके अंदर भी ये शामिल होना चाहते हैं। अब आप जरा देखिए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो पीएम मोदी के द्वारा 2014 में इस बात की पुष्टि की गई थी कि हाँ हम गोरखालैंड के बारे में जरूर से विचार करेंगे, और फ्यूचर में अगर पॉसिबल हो सका तो हम इस राज्य को जरूर से बनाएंगे। पर अगर हम इनकी बात करें, ममता बनर्जी की, तो इनका जो है सरासर जितने भी बयान अभी तक आए हैं गोरखालैंड को लेकर, इन्होंने हमेशा बोला है कि कुछ भी हो जाए हम कभी एक अलग राज्य नहीं बनने दूंगा। इनके द्वारा यही बात कही गई है। उसके पीछे का रीजन इन्होंने दिया है, रीजन इनका यह है कि ये जो अगर अलग राज्य बना तो पश्चिम बंगाल के ऊपर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा रीजन पानी और पर्यटक और चाय के लिए जो है पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं पहचान है, जो कि पूरी तरीके से अलग हो जाएगी, क्योंकि चाय के बागान भी उधर चले जाएंगे, पर्यटक घूमने वाले भी सिलीगुड़ी टाइप निकल जाएंगे, इधर कोई नहीं आएगा। तो इनके द्वारा कई प्रकार के रीजन रखे गए हैं, और ये बोलते हैं कि भाई हम अलग नहीं बनने देंगे। तो ये एक सुंदर सा मैप इनके द्वारा कई बार जारी किया गया है, बार बार बोल रहे हैं कि भाई गोरखालैंड बना दीजिए। अगर हम बात करें इन लोगों के साथ में हमेशा जो नाइंसाफी होती आई है, और ये बात बोलते आए हैं कि आप अलग हो, आपकी संस्कृति अलग है, क्योंकि 2017 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक दंगा हुआ था,
और ये जो दंगा हुआ था वो 40 दिन का दंगा था। ये 100 दिन की हड़ताल अलग है, 40 दिन का दंगा इसीलिए हुआ था क्योंकि गोरखावासी नेपाली लैंग्वेज बोल रहे थे और ये बोल रहे थे बंगाली लैंग्वेज। 2017 के अंदर पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक नियम जारी किया और इस नियम में कहा गया कि आपको पूरी तरीके से बंगाली लैंग्वेज ही बोलना होगा, जिसके चलते ही अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। और उस समय इसीलिए ये कहीं ना कहीं आंदोलन बहुत जोरों शोरों से बढ़ा। अगर ये कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार के सामने डिमांड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गोरखावासी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान अगर किसी चीज़ को लेके हैं, तो बिल्कुल सरकार को सुननी चाहिए और इनकी डिमांड जो भी है वो पूरी कर देनी चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इनके बारे में लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी के अंदर जॉब चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब, तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है और दुनिया का एकमात्र ऐसा कोर्स ये रहने वाला है जिसके अंदर आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि इस नौकरी में मतलब इस जैसे ही इसको आप ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को, इसके अंदर हम आपको 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, देन आपको नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप कीजिएगा पहले कमेंट पे और जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक दे रखा है, उस पर टैप कीजिएगा, खुलेगा इस प्रकार का फॉर्म। उसमें अपना नाम डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और एक कोड आपको डालना होगा AN10। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सबमिट करना है। इसको सबमिट करेंगे, आपको हम यहाँ पर 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 40 घंटे से ज़्यादा की आपकी क्लासेस होगी, डाउट सेशन आपका होने वाला है, 30 से ज़्यादा AI टूल हम आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से है, जैसे कैनवा हो गया है, रनवे हो गया है, कॉपी AI हो गया है, चैट GPT हो गया है, जेमिनी हो गया है। कई प्रकार के ऐप जो हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा और आपको जो है पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और ये जो कोर्स है ये अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं देन ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा 4999 के अंदर। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहां पर आपकी नौकरी लग सकती है। और अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ये कोर्स आपको 10,000 में मिलने वाला है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रह गया है तो इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा और इस फॉर्म को भरने के बाद में आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगी, तो इसे जरूर से भर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो भूलिएगा मत, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी हिट करना है और इस वीडियो के नीचे आपको एक ना एक कमेंट जरूर से लिखना है गोरखालैंड के लिए, जो भी आप सोचते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।